आप मान लो कि हमारे पास में एक क्वेश्चन है इस तरह से कि एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, देन एक्स टू एक्स प्लस टी एफ एक्स डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरा इसको समझ लो। अब आप यहां पर देखो, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स अलग अलग है, ये इंटरनल एक्स है और ये एक्सटर्नल एक्स है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एफ एक्स डी एक्स को हम एफ टी डी टी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर हम मान लें लेट से जी एक्स, हमने एक फंक्शन मान लिया एक्स से एक्स प्लस टी एफ टी डी टी। अब अगर ये फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अगर हमको प्रूव करना है, मतलब कि अगर हम ये बोलें कि जो फंक्शन है वो कांस्टेंट अगर हम प्रूव कर दें, तो अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट अगर हम प्रूव कर देंगे तो हम ये बोल पाएंगे कि ये जो फंक्शन होगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा। जैसे मान लो जी एक्स कोई फंक्शन है और आप उस जी एक्स फंक्शन को इक्वल टू जी वन या इक्वल टू जी टू अगर आप प्रूव कर दो, तो जी एक्स इज इक्वल टू जी टू, तो जी टू पे तो वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो हम ये बात प्रूफ हो गई, ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अभी अगर हम यहाँ पे, ये गिवन नहीं है हमको कि जो एफ एक्स जो फंक्शन है या जो जी एक्स हमने इसके बराबर मान रखा है, अगर हम बोलें कि एफ एक्स इज डेरिवेबल फंक्शन, अगर ये हम अज्यूम कर लें, तो हालांकि गिवन नहीं है, बट अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें कि ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, डेरिवेबल फंक्शन है। अगर ये फंक्शन डेरिवेबल फंक्शन है तो बाय यूजिंग लेबनिज रूल हम बोल सकते हैं कि जी डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो जी डैश एक्स का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि ये जो टी है ये तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसका अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इज वन। एफ में जहां जहां पर टी है वहां पर हम क्या रख देते हैं, एक्स प्लस टी माइनस लोअर लिमिट का, जो हमारे पास में जो लोअर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा वन एंड एफ ऑफ एक्स। अब हमको गिवन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि ये गिवन है कि एफ एक्स इज अ पीरियडिक फंक्शन। तो अगर एफ एक्स एक पीरियडिक फंक्शन है तो हम बोल सकते हैं कि ये तो वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया, जीरो। तो जी डैश एक्स जीरो का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जी एक्स इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब कि जी एक्स इज अ फंक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप लेकिन एक चीज देखो, यहां पर ये हमने अज्यूम कर लिया कि एफ एक्स इज अ डेरिवेबल फंक्शन, ऐसा तो जरूरी नहीं है, गिवन तो है नहीं। तब क्या करें अपन, अगर अपन को ये तो हमने अज्यूम कर लिया कि जी एक्स इज अ फंक्शन विच इज डेरिवेबल, तो अपन क्या करते हैं, इसी को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, फॉर इन जनरल। अगर आपको जी एक्स दे रखा है, अनदर मेथड ऑल्टरनेट, अगर हमको दे रखा है जी एक्स जो है वो है, हमने मान लिया एक्स से एक्स प्लस टी एफ टी डी टी, एफ एक्स डी एक्स हमने लिख लिया एफ टी डी टी। अब आप देखो, सपोज आपको ऐसी कुछ लिमिट गिवन है एक्स से एक्स प्लस टी, तो हम एक्स से जीरो जाएं और फिर जीरो से टी जाएं और फिर टी से एक्स प्लस टी जाएं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं बेसिकली
कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, ये एक्स है। तो अगर हम जी एक्स को प्रूव करते हैं G0 या G1, इसके बराबर अगर हम प्रूव कर दें, तो Gx में अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 0 से t ft dt। तो अगर हम कहीं पे ये प्रूव कर पाए कि x प्लस टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू दिस, मतलब कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में ये थॉट आया कि भाई एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं, जी एक्स को हम लिख देते हैं x से 0 एफ टी डी टी, फिर लिख देते हैं x से 0, फिर लिख देते हैं 0 से t एफ टी डी टी, और फिर लिख देते हैं अपन t से x प्लस टी एफ टी डी टी। अच्छा, अगर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि 0 और t अगर x और x प्लस टी के बीच में ना हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है प्रॉपर्टी ए टू बी में हम किसी भी इंटरवल में उसको ब्रेक कर सकते हैं, भले ही वो c जो है वो इनसाइड लाई करे या ना लाई करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात क्लियर है सबको? ये बात सबको क्लियर है क्या, कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है तो उसको मैं लिख सकता हूं a से c एफ एक्स डी एक्स, फिर c से b एफ एक्स डी एक्स, वेयर c बिलोंग्स टू r एनीवेयर। c का a से b के बीच में होना जरूरी नहीं है। ये बात क्लियर है क्या सबको? ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखो, 0 से t वाला पार्ट ये यहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जरा इसको समझ लेना आप अच्छे से। ये वाला पार्ट जो है हमको चाहिए है, क्योंकि जी एक्स तो ये है। अब ये जो दो इंटीग्रल हैं, एक ये वाला इंटीग्रल और एक ये वाला इंटीग्रल, तो जब भी हम दो इंटीग्रल को कंपेयर करते हैं या हम ट्राई करते हैं दो इंटीग्रल को कंपेयर करने का, तो हम करते क्या हैं, जब हम चाहते हैं कि एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल के टर्म में लिख पाए, तो बताओ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उसमें दो। एक पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, मतलब कुछ भी सब्सटीट्यूट करने से पहले हम क्या देखते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट, हाँ नहीं, प्रॉपर्टीज तो ठीक है, प्रॉपर्टीज तो अपनी जगह है, बट प्रॉपर्टीज आई क्यों, मतलब थॉट क्या था उसके पीछे, प्रॉपर्टीज आने के पीछे कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूटी इज द बेसिक डेफिनेशन। देखो आप लिमिट मैच करे, हाँ वो तो हो गया मर्जिंग के लिए, बिल्कुल ठीक है। मर्जिंग करने के लिए, दो इंटीग्रल को मर्ज करने के लिए लिमिट मैच करना चाहिए उनका, ये पॉइंट ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो इनका आर्गुमेंट है, अगर आर्गुमेंट अगर सेम है, तो अभी हम सबसे पहले चेक करते हैं आर्गुमेंट। तो वी हैव टू कंपेयरिंग टू इंटीग्रल, वी हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज आर्गुमेंट, सेकेंड इज लिमिट। तो आर्गुमेंट यहां पे भी टी है, यहां पर भी टी है, तो यहां से कुछ खास मिल नहीं रहा हमको रास्ता, ठीक है ना। तो जब भी दो इंटीग्रल को हम कंपेयर करने का कुछ ट्राई करेंगे कि आगे अपन क्या करें, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एक तो आर्गुमेंट और एक लिमिट। यहाँ पे आर्गुमेंट से कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि दोनों में टी है, तो अपन अब फोकस करेंगे यहाँ पर, यहाँ से कुछ नहीं मिला तो सेकेंड पॉइंट पे अपन फोकस करते हैं अब लिमिट पर। तो नाउ आवर फोकस ऑन लिमिट। तो अब आप देखो लिमिट किस तरह से हम रखें। अगर हम यहाँ पर t की जगह पर कोई नया वेरिएबल ले लें, हम z और प्लस टी, देखो इससे होगा क्या जरा आप समझो। जब t का वैल्यू t होगा, जब t इक्वल टू टी होगा, तो when t is equal to t then z is equal to 0, and when t is equal to z plus t, sorry, when t is equal to x plus t is equal to z plus t, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, x। तो देखो हमने 0 से x लिमिट बना ली यहाँ पर, तो हमने लिमिट सेम कर ली।
तो अब आप देखो यहाँ से डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में डी जेड टी एज अ कॉन्स्टेंट, और लिमिट आ गई 0 से x। तो ये देखो यहाँ से ये हो गया x टू 0 एफ टी डी टी, इसको हमने होल्ड कर रखा है 0 से t एफ टी डी टी, और ये बन गया हमारे पास में, ये क्या बन गया हमारे पास में 0 से x एफ ऑफ t की जगह पर z प्लस टी डी जेड। ठीक है, अब अभी तक आप देखो जब पर भी हमें जो भी गिवन है और किसी एक पॉइंट पर आकर जब आप मान लो कहीं पर आके आप अटक जाओ, तो आप एक चीज देखो यहाँ पर कि आप जो हमको गिवन थिंग्स हैं, जो हमको गिवन डेटा है, उसमें से आप देखो ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉइंट मिस हो रहा है। तो कोई बताएगा कोई पॉइंट मिस हो रहा है यहाँ पर, या कुछ प्रॉपर्टी गिवन है और उसको हमने यूज नहीं किया अभी तक, कुछ ऐसा है जो गिवन था और हमने उसको यूज नहीं किया। पीरियडिक फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ जेड प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ये सब तो एक ही बात है क्योंकि ये तो डमी वेरिएबल है। तो ये क्या हो गया, यूजिंग पीरियोडिसिटी, या जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको अगर हम यूज कर लें और डमी वेरिएबल भी चेंज कर दें यहाँ पर, तो एक्स से 0 एफ टी डी टी प्लस 0 से टी एफ टी डी टी, ये तो एज इट इज है, और ये हो गया 0 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो देखो अभी हमको पता है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज बी टू ए एफ एक्स डी एक्स विद माइनस साइन। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आ गया हमारे पास में, यहाँ से प्रूफ हो गया कि x टू एक्स प्लस टी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज राइटिंग 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। ये हमने प्रूफ कर दिया, और यहाँ पर एफ एक्स के बारे में कोई कमेंट नहीं था कि वो डेरिवेबल है या नहीं है, तब पर भी हमने इसको प्रूफ कर लिया। ये क्लियर है सबको? ये बात सबको क्लियर है क्या? और हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई जो gx है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया। अब इसको अगर अपन ज्योमेट्रिकली देखें जरा, इसको अपन बाई ज्योमेट्री कैसे देख सकते हैं, ये देखो आप, सपोज करो हमने कोई एक फंक्शन बना लिया और उसका जो पीरियड है वो t है, कुछ ऐसे चल रहा है। अब x से x प्लस टी इंटरवल था, तो x को अगर हम 1 रख दें तो 1 से 1 प्लस टी, 2 से 2 प्लस टी, तो जो इंटरवल है वो तो अभी भी t है, चाहे 1 से 1 प्लस टी जाए या 2 से 2 प्लस टी जाए, अभी भी इंटरवल तो सेम है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मान लो ये 0 है, ये t है, ठीक है, ये 2t हो गया, ये कुछ ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखो अगर यहाँ पर 0 से t के बीच में ये एरिया है, और अगर हम एक और ग्राफ बना लें सपोज यहीं पर t 2t, नहीं बहुत है। अभी अगर हम 1 से देखें, ये मान लो 0 से t एफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू है, ये एरिया ए है, मान लो ए अगर यहाँ 1 यहाँ पर है, तो ये तो पीरियडिक है, ये टी है, तो ये 1 प्लस टी यहाँ हो जाएगा। तो अभी देखो आप ये एरिया अगर हमने 1 से स्टार्ट किया होता, तो ये एरिया कम आ रहा है यहाँ पर, तो ये एरिया यहाँ पर एडजस्ट हो गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई 1 से 1 प्लस टी एफ एक्स डी एक्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए। इसी तरह से आप 2 से 2 प्लस टी लोगे तब पर भी एरिया सेम आएगा। ये बात क्लियर है क्या? ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, अब इसी में आप एक चीज समझो, यहां पर अगर यहां पर मान लो अगर ये होता x से x प्लस 2t, तो ये हो जाता 0 से 2t, और 2t का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ 0 से t, मतलब कि 1 साइकिल का डबल।
जो एक साइकिल आ रहा है 0 से t में उसका डबल। तो जो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पीरियड आ रहे होंगे उसको भी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमको ऐसा बोला जाए कि x से x प्लस टी बाई टू, क्या इसके लिए भी ये वैलिड होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। जैसे कि समझ लो, आप मान लो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होता, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लो ये 2 है, ये 4 है और ये है 6। ठीक है, तो देखो 0 से 2 के बीच का एरिया ये है। अब मान लो 1 यहाँ पर है, तो ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया ये सेम है क्या? नहीं है। तो हम केवल और केवल इंटीजर मल्टीपल ऑफ पीरियड के लिए इसको बोल सकते हैं कि ऐसा होगा। इंटीजर मल्टीपल ऑफ पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ फंक्शन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं। चलो अभी थोड़ा सा अपन देखते हैं एक तो एग्जाम्पल से, वहां से ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि इस तरह से हम क्यों नहीं लिख सकते। तो जैसे कि लेट से a function is periodic, fx is periodic with period t। ठीक है, तो अभी अपन जितनी भी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं वो इसी पे बेस्ड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, इसको हम लिख सकते हैं x2 x प्लस टी एफ टी डी टी विल बी independent of x। दिस इज ट्रू और फॉल्स? ये बात ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं x से x प्लस टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, x का वैल्यू 0 पुट कर दो आप, तो 0 से t एफ एक्स डी एक्स या एफ टी डी टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। x का वैल्यू अगर मैं सपोज करूं, x का वैल्यू मैं रख दूं माइनस टी, तो क्या बन जाएगा? माइनस टी से 0 एफ एक्स डी एक्स। सपोज करो मैं x का वैल्यू रख दूं लिमिट में माइनस टी बाई टू, तो ये क्या आ गया? माइनस ऑफ टी बाई टू से टी बाई टू एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है ये बात क्लियर है सबको? नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट 2, तो ये हमने बता दिया कि ये x से इंडिपेंडेंट है। x का वैल्यू आप कुछ भी रखो, इन सब की वैल्यू आपस में बराबर होगी। नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि x से x प्लस एन टी एफ टी डी टी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ x, इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं x से x प्लस एन टी एफ टी डी टी, एक्स का वैल्यू 0 रख दो तो 0 से एन टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ 0 से t एफ टी डी टी। तो दिस इज ट्रू फॉर एनी n बिलोंग्स टू आर, ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू, फॉल्स? क्या गलत है इसमें? इंटीजर ओनली, n शुड बी इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट बात है। कहने का मतलब ये है, अगर इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हो, n इंटीजर होना चाहिए और t पीरियड होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट अबाउट पॉइंट 2 इज 0 से
एन टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एन टाइम्स, इस एन को आप आगे ले आओ और जीरो से टी एफ टी डी टी। इसमें इंपॉर्टेंट बातें दो हैं। पहली चीज तो ये है एन जो है वो इंटीजर होना चाहिए। दूसरी बात ये जो टी जो है ये पीरियड होना चाहिए। क्लियर है ये बात? अगर इन दोनों में से कोई भी बात अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? ये क्लियर है सबको? क्या दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है? गुड। अब एक और हम पॉइंट लिख रहे हैं इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट 3, n1t से n2t एफ एक्स डी एक्स। अब आप जरा इसको समझो हो क्या रहा है। हम चेक कर रहे हैं साइक्लिसिटी जो है, मतलब जैसे t जो है वो एक साइकिल है, तो उस साइकिल के साथ जो फैक्टर आ रहा था वो यहाँ पर आ रहा था n। यहाँ पर जो फैक्टर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में n2 माइनस n1। ये आ गया हमारे पास में नंबर ऑफ साइकिल्स। और साइकिल क्या है? 0 से t एफ एक्स डी एक्स, प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट इज n1 एंड n2 बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। अभी तो जो भी बात हो रही थी कुछ इस तरह से हो रही थी, अब क्या बोल रहे हैं यहां पर, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है a प्लस एन टी, इंपॉर्टेंट पॉइंट 4, एंड b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स। इसको अगर हम देखें यहाँ पर ग्राफिकली, या फिर अगर अपन ग्राफ से या फिर एरिया से अगर हम इसको रिलेट करें तो आप जरा समझो इस चीज को। सपोज करो एक सिंपल से ही हम ले लेते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स टाइप का एक ग्राफ, जो कि जिसका पीरियड टी हो गया ऐसे, ये हो गया मान लो 0, ये हो गया टी, ये हो गया 2t 3t, इस तरह से यहाँ पे कहीं पर आके लेट सपोज ये हो गया एन टी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इससे थोड़ा सा आगे ये पॉइंट हो गया लेट से एन टी प्लस ए, और ये जो पॉइंट है इसको हमने बोल दिया ये पॉइंट हो गया एन टी प्लस बी। तो अभी जो हमको एरिया बताना है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एरिया है वो क्या बोल रहा है, ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, मतलब कि यहां तक का एरिया हमने निकाला फिर यहां तक का निकाला, दोनों का डिफरेंस, तो ये वाला एरिया, दिस एरिया रिप्रेजेंटेड बाय लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ने ये एरिया को रिप्रेजेंट किया। क्लियर है? ये वाला एरिया क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट फ्रॉम ए प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसी ग्राफ को अगर हम माइनस एन टी करते हैं तो यहां पर ये जो है सपोज करो ये ए होगा और ये बी होगा, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम ही आ रहा है, ये राइट हैंड साइड वाला एरिया है। तो एक तो हम इससे समझ सकते हैं कि अगर हम इस एरिया को लेफ्ट शिफ्ट कर दें तो भी एरिया तो सेम ही रहेगा। क्लियर है क्या? ये पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है, इसको अगर हम अपन एनालिटिकली प्रूव करें तो हम बोल सकते हैं लेट से, फिर से वही बात आ गई जो अपन ने बात करी थी रिलेटिंग टू इंटीग्रल्स। तो ये फिर से वही आ गया, देखो आप, एफ एक्स डी एक्स ए प्लस एन टी बी प्लस एन ऑफ टी इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। आर्गुमेंट सेम है यहाँ पर। अभी इनको रिलेट करना है तो क्या करें, हाँ
एन टी, एम नहीं एन। देखो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर, तो हमने ये बोला कि a प्लस एन टी से b प्लस एन टी, ये वाला जो एरिया है वो ये है। अगर हम इस पूरे को उठा के यहाँ पर रख दें, भाई इस एरिया को उठा के अगर आप यहाँ पर रख दोगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मतलब कि एन टी प्लस ए और एन टी प्लस बी, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा बी। अगर हम माइनस एन टी कर दें दोनों से, तो उन दोनों के बीच का जो एरिया है वो थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। आई उसी समझ में आई बात। ये एरिया और ये एरिया, तो यहाँ पर भी अगर हम इस एरिया को उठा, किसी एरिया को क्लोज्ड फिगर के एरिया को अगर हम उठा के कहीं पे भी रख दें तो उसका एरिया थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, केवल क्या चेंज हो रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है। हाँ सिद्धार्थ, तो इसमें अपन लिमिट जो है लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ पर आर्गुमेंट सेम है, उस वजह से अब हम बोल सकते हैं कि हमको फोकस करना पड़ेगा लिमिट पर। तो अगर हम x को लिख दें, कोई नया वेरिएबल रख दें t प्लस एन टाइम्स ऑफ टी, तो dx बराबर तो आ जाएगा dt। और लिमिट देखो जरा आप, लिमिट x अगर a प्लस एन टी था तो अभी हो गया t प्लस एन टी, तो t इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। और b प्लस एन टी इज इक्वल टू t प्लस एन टी, तो t क्या आ गया, b आ गया। तो ये क्या आ गया, देखो लिमिट a से ये आ गया हमारे पास में a टू b f ऑफ x की जगह पर t प्लस एन टी टी टी। अब हमको पता है कोई फंक्शन अगर पीरियडिक है तो f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, f ऑफ x प्लस टू टी भी तो एफ एक्स होता है। इसी तरह से f ऑफ x प्लस एन टी भी एफ एक्स होगा। और डमी वेरिएबल से हम बोल सकते हैं, यूजिंग डमी वेरिएबल t प्लस एन टी इज सेम एज f ऑफ t। तो a to b f of t dt, now using dummy variable again we can say a to b fx dx। तो ये प्रूफ हो गया। क्लियर है ये बात, गुड। ये क्लियर है क्या सबको, ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ना, ये रिलेटिंग टू इंटीग्रल्स, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो कहाँ कहीं पर भी अगर इंटीग्रल होगा डेफिनेट के फॉर्म में, और अगर हमको कहीं पर तकलीफ आ रही होगी कि कैसे इसको अपन रिलेट करें, तो आपको दो ही चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। पहला, आर्गुमेंट देखना है, अगर हम आर्गुमेंट में कुछ सब्स्टिट्यूट करके अगर हम ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम आर्गुमेंट से नहीं ला पा रहे हैं तो हमें सेकेंड थिंग क्या सोचना है, सेकेंड हमारा फोकस किस बात पे होना चाहिए, लिमिट पर। तो पहले हम ट्राई करेंगे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट से हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है आर्गुमेंट से तो आर्गुमेंट से अपन आर्गुमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, फिर अपन लिमिट पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है क्या। फिर अपन चलो इस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, नहीं याद है तो थोड़ा सा रीजनिंग देके आप उनको प्रूव करो, आपको याद हो जाएगी, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट से 0 to 10 पाई, आंसर जल्दी आना चाहिए सबका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x dx। ठीक है, चलो तो जो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल है वो है हमारे पास में लोअर टू हायर। हाँ, और जो एफ एक्स है वो भी पॉजिटिव है, तो एफ एक्स भी पॉजिटिव है, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल जो है वो भी लोअर टू हायर है, तो जो एरिया होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा। तो अगर ऑप्शन में कहीं पर माइनस में है तो उसको तो आप पहले ही आप हटा दो, एकदम हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात क्लियर है। तो माइनस में आंसर आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, -5 फिर से, है ना, तो ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखो सीधे
0 से 10 पाई, ये तो एज इट इज है, इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर 2x dx। नाउ 0 से 10 पाई मॉड ऑफ साइन 2x dx। ठीक है, अब हमें पता है कि मॉड ऑफ साइन x का जो पीरियड है वो पाई है, तो मॉड ऑफ साइन ऑफ 2x का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई/2। तो यहां से इसको हम लिखेंगे 0 से 20 टाइम्स ऑफ पाई/2। ठीक है, और ये मॉड ऑफ, अब 0 से पाई/2 में मॉड ऑफ, जैसे x जो है वो 0 से पाई/2 है, तो 2x जो होगा वो 0 से पाई होगा, तो मॉड ऑफ साइन 2x जो है वो सिंपली बन जाएगा साइन 2x। तो ये मॉड भी हट गया। अब ये मॉड हट गया तो ये रह गया क्वेश्चन बस इतना, साइन 2x dx। तो ये आ गया हमारे पास में, इसको हम लिख सकते हैं अब 0 से n टाइम्स ऑफ t एफ टी डी टी को हम लिख सकते हैं n टाइम्स 0 से t एफ टी डी टी, वेयर n इज इंटीजर and t is period। So this is 20 times of 0 से पाई/2 साइन ऑफ 2x dx। यह आ जाएगा 20 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ cos 2x लिमिट फ्रॉम 0 to पाई/2। क्या आ रहा है आंसर, इसमें रख दो आप बस /2। तो ये बन जाएगा पाई/2 पर -1 तो +1 और माइनस ऑफ -1 +1, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 20 आ जाएगा आंसर हमारे पास। हाँ 20 सही है, अरविंद का सही है, कनिष्का का सही है, बाकी सबका भी आ गया क्या? सबको समझ में आ गया क्या ये? ठीक है, गुड। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसी पे। सपोज वी हैव इंटीग्रल 0 to 31/3 e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ये है। ओके, आई विल ट्राई। तो अब आप देखो, सबसे पहले तो अगर f ऑफ gx में gx अगर पीरियडिक है विद पीरियड t, तो f ऑफ gx जो है वो भी पीरियडिक होगा विद सेम पीरियड t। ठीक है, पता है हमको ये बात। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड है वो 1 है, तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x उसका भी पीरियड 1 हो जाएगा। बताओ, इसको हम लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू 31 टाइम्स ऑफ 0 से 1/3 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ये लिखना ठीक है क्या? जल्दी से बोलो, ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन? अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? नहीं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से एन टी में एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन टाइम 0 से टी एफ एक्स डी एक्स हम तभी लिख सकते हैं जब या तो एन इंटीजर हो, तो एन तो इंटीजर है, एन टी क्या होना चाहिए, पीरियड, और पीरियड तो 1 है, यहाँ पे कितना है 1/3, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। तो फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं। अच्छा चलो, इसको ऐसे लिख देते हैं 31/3 0 से 1 ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो ये भी हट गया। तो अब आप देखो, हमको जाना है कहाँ से कहाँ, हमको जाना है 0 से 31/3, तो 0 से 10 चले अपन, और 10 प्लस 1/3, 31/3 इज वॉट, 10 प्लस 1/3, तो ये 10 और प्लस 1/3 यहाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 से 10 ई पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, यहां से देखो हम लिख सकते हैं
0 प्लस 1 इंटू 10 से 1/3 प्लस 1 इंटू 10, मतलब कि 10 से 10 प्लस 1/3, ये जरा समझ लो। ठीक है, तो अभी आप देखो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, आंसर अभी चेक कर लेंगे। अरविंद चेक करो, कुछ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ से इसको हम, इसमें तो हम लगा सकते हैं 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। एन इंटीजर है और टी जो है वो पीरियड है, 1 है, तो 10 टाइम्स 0 से 1 ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, अभी देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी a प्लस एन टी और b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो a हो गया 0 और b हो गया 1/3 और एन टी यहाँ पर n टाइम्स टी, मतलब कि जो t का जो मल्टीपल है 10 वो दोनों में सेम है, तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं क्या? पॉइंट नंबर 4 या 5 जो लिखा था हमने, क्लियर है क्या? गुड। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं 0 से 1/3 ई की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज सिंपली एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब यहाँ पर x जो है वो 0 से 1 के बीच है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो गया, 0 हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो आ गया हमारे पास में सिंपली x, तो ये आ गया हमारे पास में 10 टाइम्स ऑफ 0 से 1 ई पावर एक्स डी एक्स प्लस, अब 0 से, जब 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x है, तो 0 से 1/3 में भी वही होगा, तो 0 से 1/3 ई की पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रल कर लो इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, यही कर देते हैं, ये आ जाएगा e की पावर x, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1 10 टाइम्स प्लस e की पावर x लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1/3, लिमिट रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ e पावर 1, तो e और -1 कर देते हैं यहाँ पर e पावर 0 एंड प्लस e पावर 1/3 -1, तो ये आ गया 10e और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ e और -10 -1 इज -11, तो ये आ गया आंसर हमारे पास में 10e प्लस क्यूब रूट ऑफ e -11। ये समझ में आया सबको? चमक गया क्या? किसी का आंसर सही आया था क्या? कनिका आंसर सही आया था कि गड़बड़ हो गया था कुछ? अरविंद देखो जरा, 10 टाइम्स ऑफ e की पावर, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने भी। कनिष्का नहीं आया, अभी आ गया आंसर सबका सही, अभी ठीक है क्या? गुड, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी अब जिस तरह के पेपर आ रहे हैं जेई में नहीं बोल सकते हैं, बट मे बी अगर कुछ और एक्स्ट्रा अगर जेई जो है पूछना शुरू कर दे इसी में, हालांकि ये प्रॉपर्टी एज अ रिजल्ट तो ठीक है याद रखने के लिए, बट इसकी एप्लीकेशन कम है, तो उसकी अपन एप्लीकेशन भी देखेंगे और पहले इस प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। और ये प्रॉपर्टी यूज कहाँ पर होगी, मतलब अपन बोल सकते हैं दिस इज इम्पॉर्टेंट, और वी कैन से कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि
हो सकता है कि कुछ ऐड हो, और है ना। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, हालांकि उतना कुछ बड़ा चीज नहीं है इसमें, इज इक्वल टू बी माइनस ए 0 to 1 एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। अब अपन देखो जरा ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी क्या आपने? पढ़ी है तो मैं एक्चुअली में इसको प्रूफ स्किप करके, अच्छा ठीक है। तो इसका प्रूफ तो बहुत इजी है, फिर से वही बात है, लेकिन इसको यूजफुल कहाँ बनाना है अपन को। ये देखो, ये कोई भी एक फंक्शन है, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ये इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं पर अगर हमको ऐसा लगे कि एक इंटीग्रल जो है वो उसकी लिमिट 0 से 1 में दे रखी है, दूसरा इंटीग्रल जो है उसकी लिमिट कुछ और है, और अगर हम ट्राई कर रहे हैं कि मतलब, या फिर तो ऐसा फील आ रहा है कि एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल के टर्म में लिख देंगे, और अगर लिमिट 0 से 1 के बीच में अगर हम लिख देंगे उसकी, तो उससे क्या होगा कि जो इंटीग्रल को मर्ज करने में हमको यूजफुल हो जाएगा, है ना। यूजफुल टू मर्ज इंटीग्रल। मान लो कुछ और रास्ता नहीं दिख रहा है या कुछ और नहीं सूझ रहा है, तो हमने कहा कि भाई एक इंटीग्रल को 0 से 1 में लिख दो, दूसरे को भी 0 से 1 के बीच में लिख लो, और फिर उनको मर्ज करके हो सकता है कुछ सॉल्व हो जाए। ऐसा अगर थॉट आया अपने दिमाग में कुछ, तो अपन क्या करेंगे इसमें, इसमें अगर अपन देखो तो जो इंटीग्रल है उसके आर्गुमेंट अलग अलग हैं। तो अभी लिमिट ए से बी है और 0 to 1 है, तो अपन यहाँ पे आर्गुमेंट में अगर देखें राइट हैंड साइड में ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, एक्स को हम रिप्लेस कर लेते हैं बी माइनस ए टाइम्स टी प्लस ए से। तो डी एक्स इज इक्वल टू आ गया बी माइनस ए डी टी, और x को अगर हम a रख दें तो t आ गया 0, और अगर हम x को अगर हम b रख दें, देखो b इज इक्वल टू बी माइनस ए टाइम्स टी प्लस ए, ऑब्वियसली b इज नॉट इक्वल टू a, तो t इक्वल टू आ गया 1, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल कर दिया, तो लिमिट आ गई हमारे पास में, ये b माइनस ए बाहर आ गया, और लिमिट आ गई 0 से 1 एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू टी प्लस ए डी टी। अभी ये तो t तो डमी वेरिएबल है, सो दिस इज सेम एज b माइनस ए 0 to 1 एफ ऑफ b माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स, हेंस प्रूफ। तो ये प्रूफ तो कर लिया अपन ने इसको। तो किसी भी इंटीग्रल का लिमिट अगर हमको 0 से 1 में लाना है तो ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, तो ये याद रख लो। याद हो गया क्या सबको ये? याद हो गया क्या? एक दो बार लिख लो जरा जल्दी से, फिर इसको अपन अप्लाई करने का ट्राई करते हैं जल्दी से। सबको याद हो गया क्या ये? कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, आप देखो ऐसे याद रखो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी माइनस ए हो गया, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे अपन को क्या लिख देना है, अपन को लिख देना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस लोअर लिमिट। बस याद हो गया क्या सबको? इसको एक दो बार जरूर लिख के देख लो कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर कोई फंक्शन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और उसको हमको 0 से 1 में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है उससे बाहर इंटीग्रल को अपन मल्टीप्लाई कर दो, और जो x है x को आप चेंज कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टाइम्स x से प्लस लोअर लिमिट, है ना। ये तो टंग ट्विस्टर बन गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको अगर अपन अप्लाई करते हैं, अपन देखते हैं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है गंदा सा, रूट ओवर
साइन ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx प्लस हाफ ऑफ 3 to 1 रूट ओवर साइन 4t माइनस टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 dt। ये कोई इंटीग्रल है, इसको अपन मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। तो अपन ट्राई कर रहे हैं कि इसकी लिमिट जो है वो हम 0 से 1 बना लें। तो 0 से 1 लिमिट बनाने के लिए सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 - 1 इज 1। नाउ x को हम लिखेंगे, x को क्या रिप्लेस करते हैं अपन, x को रिप्लेस करते हैं b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो 2 - 1 इज 1 टाइम्स x प्लस 1। तो x को हमने रिप्लेस कर दिया x प्लस 1 से। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर ये लिमिट हो जाएगी अपने पास में 0 to 1, ये आ जाएगा हमारे पास में। ओके ओके ओके, ओके देख लो एक बार। अभी विजिबल है सबको? तो ऐसा कुछ एक क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है? अभी ठीक है क्या? ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर x को हमने b माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस ए से रिप्लेस किया। तो b माइनस ए का वैल्यू है 1, तो 1x प्लस 1। तो x को x प्लस 1 से अगर हमने चेंज कर लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 dx। अभी देखो जरा, इसको हमने लिखा 1 टाइम 0 to 1 और रूट ओवर साइन ऑफ दिस इज 3x माइनस 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2x, तो प्लस ऑफ 2x और माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2। तो दिस इज माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, x को x प्लस 1 रखना था ना अपन ने, माइनस 1 क्यों रख दिया, x प्लस 1 करो भाई, माइनस 2। तो 3x प्लस 3 एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2x, ठीक है ना, और माइनस ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ 2। तो ये माइनस 2 माइनस 1 और प्लस 3 ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आ गया हमारे पास में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये आ गया हमारे पास में इंटीग्रल 0 to 1 रूट ओवर साइन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आ गया I1। अब I2 को देखते हैं अपन जरा। अब I2 में हमारे पास में ये है, I2 है हमारे पास में 1/3 ऑफ 3 से 1 रूट ओवर साइन ऑफ 4t माइनस टी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 dt, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ से ये लिमिट है a to b, तो यहाँ पर a है 3, b है 1, तो b माइनस ए आ गया माइनस 2। तो x को हम या t को हम लिखते हैं यहाँ पर a माइनस b, b माइनस ए, तो b माइनस ए टाइम्स ऑफ t प्लस 3। a जो है वो 3 है और ये वैल्यू आ गया माइनस का 2t प्लस 3। तो 3 माइनस 2t रिप्लेस कर दो जहाँ जहाँ t है। तो I2 आ गया हमारे पास में हाफ ऑफ लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है क्या, और ये आ जाएगा रूट ओवर साइन 4 टाइम्स 3 माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर की जगह पर 3 माइनस 2t का होल स्क्वायर माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय 4। चलो इसको देख लेते हैं, हाफ ऑफ 0 to 1 साइन ऑफ, ये रूट ओवर है ना। चलो इसको देखते हैं, तो ये कितना आ गया 12 माइनस 80 माइनस ऑफ 9 एंड माइनस ऑफ 40 स्क्वायर 6 2ab, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 माइनस 12t प्लस, तो प्लस का 12t एंड माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया हाफ ऑफ 0 से 1
दिस इज रूट ओवर हम्म ओके, यहाँ पर b माइनस ए कितना है, -2, तो ये -2 यहाँ भी कर दो ना, -2, तो ये -1 टाइम्स चल रहा है 0 से 1, ठीक है। ये आएगा ना, यहाँ पर जो अपन ने b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर b माइनस ए का वैल्यू था 1, यहाँ पर b माइनस ए का वैल्यू है -2, तो उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना आ गया देखो यहाँ पर, -4t² एज इट इज, माइनस का 80 और प्लस का 12t, तो प्लस का 40 और -12 और +12, तो ये कैंसिल हो गया बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन के अंदर में ही है ना, तो ये आ गया रूट ओवर साइन ऑफ t - t², और लिमिट है माइनस टाइम्स ऑफ 0 से 1 है dt, तो ये तो डमी वेरिएबल हो गया, तो ये आ गया -(i1), i2 की वैल्यू आ गई -(i1), तो आंसर आ गया 0। सही है वत्सल। वत्सल का आंसर आ रहा है 0, सही है। सबको समझ में आया क्या ये? तो इसको 1 से 2 बार जरूर आप लिख के खुद से सॉल्व करना, तभी आपको याद रहेगा कि इस तरह से भी कुछ एप्लीकेशन आ सकती है। क्लियर है क्या सबको? ठीक है।